नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास के बारे में हम बात करेंगे। पिछली वाली क्लास में हम मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हमने बात की, मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास पे। देखिए, बाल मनोविज्ञान का जनक जॉन प्रेयर को माना गया है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे? जॉन प्रेयर को। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन हमारी होगी, बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक जॉन प्रेयर। जॉन प्रेयर, जॉन प्रेयर बाल मनोविज्ञान के जनक। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के रूप में बाल मनोविज्ञान क्या होती है, इसमें किस प्रकार की डेफिनेशंस दी गई। तो सबसे पहले यह हम बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। परिभाषाएं या परिभाषाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बर्क महोदय थे। कौन थे? बर्क महोदय। तो बर्क महोदय ने बताया कि मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से, और जन्म से पहले इन्होंने कहा गर्भ से लेके किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान, यहाँ नंबर 1 पे लिखते हैं बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान, ये सब बताते हैं बर्क महोदय। या यहाँ पे किशोर के आगे लिखें तो यहाँ परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, ऐसा बताते हैं बर्क महोदय। नंबर 2 की बात करें, गाइस ध्यान देना, यहाँ पे हम नंबर 1 पे पढ़ें बर्क महोदय की, जिसमें गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था के साथ साथ परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी की अवस्था तक जो अध्ययन होता है विकास का, वो कहलाता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। नंबर 2 पे बात करते हैं परिभाषा के रूप में, ठीक है। तो नंबर 2 पे बात करें क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भ अवस्था से लेकर केवल किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पास छोटी सी लाइन ये बन जाती है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है
जिसमें गर्भ अवस्था से, कौन सी अवस्था से, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको केवल 2 ही लाइनें याद रखनी है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक। तो क्रो एंड क्रो थे, उनका जीके अच्छा था, तो इनकी डेफिनेशंस बन गई कि क्रो एंड क्रो बताते हैं कि गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक जो विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है बाल मनोविज्ञान। इसके बाद नंबर 3 पे आए जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर आए, उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान में एक बालक का जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम छोटी सी बात करेंगे, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ जेम्स ड्रेवर की बात करें, एक गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो बालक का जब जन्म होगा उसी के बाद तो वो चलाना सीखेगा। तो चलाना कब सीखता है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, यानी जन्म के बाद से परिपक्व अवस्था तक जो अध्ययन होता है वो क्या, किस में किया जाता है, बाल मनोविज्ञान यानी विकास का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा कौन देते हैं, जेम्स ड्रेवर। तो ड्रेवर की 2 ही बातें याद रखनी है, जन्म से परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक अध्ययन, बस इतना सा याद रखना है। पीछे भी हमने बात की थी कि जन्म से किशोर, तो जीके क्रो का तो जीके अच्छा था, ड्राइवर कौन था, यानी चलाना, गाड़ी चलाना कब सीखता है, जन्म के बाद, जन्म के बाद से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन होता है। ऐसी डेफिनेशंस दी जेम्स ड्रेवर ने। इसके बाद हम बात करते हैं, परिभाषाएं आपकी पूरी होती है कि बाल विकास का काल आया, कि बाल विकास जो स्टार्ट हुआ वो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का समय चल रहा था, 18वीं शताब्दी का समय चल रहा था। तो यहाँ पे पेस्टोलॉजी, कौन, पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी तैयार की, बेबी बायोग्राफी तैयार की। बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि यहाँ बात करें 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने क्या तैयार की, बेबी बायोग्राफी, किसकी, बाल विकास की। तो यहाँ हो गया बाल विकास की प्रथम बेबी बायोग्राफी, प्रथम बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी के द्वारा तैयार की गई। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल बाल विकास के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम ये जो बेबी बायोग्राफी तैयार की, इसका मॉडल प्रस्तुत किया था किसने, पेस्टोलॉजी ने। किसने प्रस्तुत किया, पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया।
और ये जो बेबी बायोग्राफी बनी थी, पेस्टोलॉजी के पुत्र थे। इनके पुत्र जिनका नाम रॉबर्ट था, तो ये इनके पुत्र थे, पेस्टोलॉजी का पुत्र था 3.5 साल का। किस उम्र का? 3.5 साल का। तो 3.5 साल के बालक पे, 3.5 वर्ष के बालक पर बेबी बायोग्राफी बनाई गई। और ये बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा बनाई गई। इसके बाद 19वीं सदी का समय आया। 19वीं सदी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से मानी गई। कहाँ से मानी गई? अमेरिका से। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता या बाल अध्ययन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। तो यहाँ हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में बाल आंदोलन, बाल अध्ययन करता हूँ, सॉरी छोटी सी मिस हो गया। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका से मानी गई। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी गई? अमेरिका से मानी गई। और इसके जन्मदाता यदि हम बात करें कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो स्टैनली हॉल। यहाँ हम लिखते हैं तथा बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन थे? स्टैनली हॉल। यही 1887 यानी 19वीं शताब्दी का समय था। तो 1887 में न्यूयॉर्क के शहर में या न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। बाल सुधार गृह की स्थापना की। (1887) में न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। और ये जो स्थापना हुई किसकी? बाल सुधार गृह की। तो ये किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा। स्टैनली हॉल के द्वारा। स्टैनली हॉल के द्वारा ही बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। इन्होंने 2 संस्थाएं भी चलाई और उन संस्थाओं का नाम था दो संस्थाएं चलाई। उन संस्थाओं का जो नाम था वो था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। एक का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और नंबर 2 का नाम था चाइल्ड वेलब्रिज एनिजेशंस। ये 2 संस्थाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? स्टैनली हॉल के द्वारा 2 संस्थाएं स्थापित की गई। संस्थाओं में प्रमुख है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और नंबर 2 पे है चाइल्ड वेलब्रिज एनिजेशंस। ये 2 संस्थाएं न्यूयॉर्क शहर में स्थापित की गई। 20वीं शताब्दी में बाल सुधार गृह पे या बाल अध्ययन या बाल विकास पे अनेक पुस्तकों का विमोचन हुआ, प्रकाशन किया गया।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन की हम बात करते हैं कि भारत में बाल विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में बाल विकास 1930 से प्रारंभ हुआ। यहाँ हम बात करते हैं, स्टार बना के इस लाइन को लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट लाइन है, भारत में बाल विकास, भारत में बाल विकास 1930 से प्रारंभ हुआ। भारत में यदि बाल विकास की बात की जाए तो कब से प्रारंभ हुआ? 1930 से बाल विकास भारत में प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पे हम छोटी सी बात करते हैं, बाल विकास पर सबसे पहले जो बेबी बायोग्राफी तैयार की वो की आपके पेस्टोलॉजी ने, लेकिन 18वीं शताब्दी में माना गया कि जर्मन के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था टाइडमैन। तो टाइडमैन ने भी बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। तो सेकंड जो बेबी बायोग्राफी बाल विकास पे तैयार की वो किसने की? टाइडमैन ने तैयार की थी। यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, विकास के नियम पढ़ रहे हैं। देखिए विकास के सिद्धांत अलग है, नियम अलग है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विकास के नियम। विकास के नियम, ये जो नियम है 11 नियम हैं, इनमें एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान प्रतिमान का नियम। नंबर 1 है समान प्रतिमान का नियम, समान प्रतिमान का नियम। इसमें लिखा गया है कि सभी बालकों का जो विकास होता है वो समान होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ पे लिखना है सभी बालकों का विकास समान होता है, सभी बालकों का विकास समान होता है। समान होने के कारण इसका नाम पड़ा समान प्रतिमान का नियम। ठीक है, नंबर 2 पे बात करते हैं क्रमबद्धता का नियम। नंबर 2 पे है क्रमबद्धता का, श्रृंखला का नियम। नंबर 2 पे बात करें श्रृंखला का नियम या क्रमबद्ध का नियम। प्लीज गाइस ध्यान देना, यहाँ पे नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम क्रमबद्ध यानी लगातार क्रम से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विकास क्रम के अनुसार होता है, विकास क्रम अनुसार होता है। ठीक है, श्रृंखला चेन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे सतत विकास का नियम। नंबर 3 पे बात करें सतत विकास का नियम। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। तो यहाँ जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ हम बात करेंगे विकास सतत, सतत को कोष्टक में लिखते हैं जीवन पर्यंत या कंटिन्यू, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता है।
इसके बाद हम बात करें परस्पर संबंध का नियम। परस्पर समबद्धता का नियम या संबंधता का नियम लिख देते हैं। परस्पर संबंधता का नियम, इसमें बात करेंगे कि जो विकास होता है उसमें शारीरिक और मानसिक जो विकास होगा वो आपस में संबंधित होगा, यानी मिलके होता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित, तो यहाँ हम लिख देते हैं शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित। शारीरिक और मानसिक विकास साथ साथ होता है, साथ होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें विकास जो होता है सामान्य से विशेष या विशिष्टता की ओर होता है। तो हम नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। यहाँ इसको स्टार बनाते हैं, 2 जगह काम में आने वाली बातें हैं ये। यदि विकास के बारे में पूछा जाए तो हमें लिखना है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम कि एक जो बालक होता है पहले सामान्य छोटी छोटी क्रिया करता है, उसके बाद विशेष अनुक्रियाएं करने लगता है। तो यहाँ पे लिखना है पहले बालक सामान्य क्रिया, पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है, विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो यहाँ पे हो गया सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम। पहले सामान्य क्रिया, फिर उसके बाद विशिष्ट क्रिया का नियम। यहाँ स्टार हम लोगों ने बनाया है, प्लीज़ गाइज ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बात है, सामान्य नॉर्मल बात है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सामान्य से विशिष्ट जब यहाँ पूछा जाए शिक्षण, मेथड को बोलते हैं शिक्षण तरीका। जब शिक्षण तरीके की बात की जाए तो वहाँ पे क्रिया होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो शिक्षण मेथड में जब पूछा जाए तो आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर लिखना है। जब विकास में पूछा जाए तो हमें लिखना है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। प्लीज़ गाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात। नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर में यदि बात करें तो विकास जो होता है वो निश्चित दिशा या मस्त बोध मुख्य रूप में होता है। निश्चित दिशा या मस्त बोध मुखी विकास। यहाँ हम बात करते हैं मस्तिष्क, ये भ्रूण अवस्था की बात है भैया। कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में सबसे पहले विकास किसका होता है? सिर का होता है। सिर का होने के बाद और होता है पैर की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। मस्त यानी मस्तिष्क से यहाँ लिया गया है, मस्त यानी मस्तिष्क। तो विकास कहाँ से स्टार्ट होगा? मस्तिष्क से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। तो यहाँ हमें पढ़ना है इसमें विकास सिर से यानी मस्तिष्क से
पैर की ओर होता है, पैर की ओर होता है। तो यह आपके 6 नंबर का विकास नियम बना, निश्चित दिशा या मस्त बोधमुखी विकास का नियम। इसके बाद हम यदि बात करें तो नेक्स्ट में आता है आपके निकट दूर नियम। निकट दूर विकास का नियम, इसमें प्लीज गाइस थोड़ा सा ध्यान देना है। निकट, निकट यहाँ लिया गया है केंद्रक वाले भाग से। कौन से भाग से? केंद्र वाले भाग से। और दूर को लिखा है परिधि वाले भाग से। तो विकास जो होता है वो सबसे पहले केंद्र में होता है, उसके बाद परिधि की ओर होता है। तो यहाँ लिखेंगे विकास सर्वप्रथम केंद्र में, विकास सर्वप्रथम केंद्र भाग में, केंद्र भाग में, वह बाद में परिधि वाले भाग में होता है या परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। तो विकास होता है सेंट्रल भाग में सबसे पहले, उसके बाद होता है परिधि वाले भाग में। इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाली बात में हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। व्यक्तिगत भिन्नता के नियम में यह है कि कोई बालक जन्म से प्रतिभाशाली होता है तो कोई बालक मंदबुद्धि होता है। तो यह हम पढ़ेंगे, जन्म से कोई बालक, जन्म से कोई बालक प्रतिभाशाली तो कोई बालक कमजोर होता है, कमजोर होता है। इसके बाद हम बात करें, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम हो गया कि कोई जन्म से प्रतिभाशाली होता है तो कोई कमजोर होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वाली बात आती है कि विकास में या विकास की गति में क्रिया का नियम या भिन्नता का नियम। विकास की गति में भिन्नता का नियम। नंबर 9 पे बात करें, नंबर 9 पे बात करते हैं विकास की गति में भिन्नता का नियम। विकास की गति में भिन्नता का नियम। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि कोई प्रतिभाशाली बालक है, इंटेलिजेंट बालक है, उसका विकास तीव्र गति से होगा। कोई मंदबुद्धि बालक है, उसका विकास धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से, प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से तथा मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक का विकास धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो विकास की गति में भिन्नता आ जाएगी, प्रतिभाशाली बालक तीव्र गति से और मंदबुद्धि बालक का विकास धीरे धीरे गति से होता है। नंबर 10 पे बात करें तो अंतः क्रिया का नियम। अंतः क्रिया का नियम। अंतः क्रिया के नियम में बात करेंगे कि
प्रथम संतान होती है वो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके सीखने की तुलना में द्वितीयक संतान तीव्र गति से सीखती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे देखकर, सुनकर व अनुकरण करके, अनुकरण करके सीखने में प्रथम संतान की अपेक्षा दूसरी संतान तीव्र गति से सीखती है, तीव्र गति से सीखती है। देखकर, सुनकर, अनुकरण करके सीखने में पहली संतान की अपेक्षा जो दूसरी संतान होती है वो तीव्र गति से सीखती है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्तुलाकार विकास का नियम। वर्तुलाकार विकास का नियम। विकास जो होता है वो वर्तुलाकार अर्थात गोल वृत्त के रूप में होता है, कभी भी लंबाकार नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे विकास गोलाकार रूप में होता है, गोलाकार रूप में होता है, कभी भी लंबाई के रूप में नहीं होता, कभी भी लंबाकार रूप में नहीं होता, नहीं होता है। लंबाई के रूप में कभी भी विकास नहीं होता। विकास सदैव किस रूप में होता है? वर्तुल। वर्तुल का मतलब होता है गोलाकार। वर्तुल का मतलब क्या होता है? गोलाकार ही होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि विकास हमेशा गोलाकार रूप में, वृत्त के रूप में होता है, कभी भी लंबाई के आकार के रूप में नहीं होता। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट लाइन जो आपकी परीक्षा में पूछी भी गई है, स्टेट में भी काफ़ी बार आई है, कि जो एक व्यक्ति का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं, विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे विकास इक्वल वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? विकास होता है।